हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQs मिलेंगे। इनके साथ में आपको जो है वो डिटेल डिस्कशन सभी के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मिलेगा। साथ में मैं आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करूँगी, तो वो सब चीज़ें आपकी इस लेक्चर में रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का हमारा कोट है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो देखिए, मेन चीज़ होती है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है तो वो सोचता है कि नहीं, मैं बड़ा होकर के दुनिया बदल दूंगा, है ना। तो उसके मन में वैसे थॉट्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें थोड़ी समझ आती जाती है। तो यहाँ पर मेन बात है कि हमें खुद को बदलना है। देखिए, हम पूरी दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, वी कैन सेट एन एग्जाम्पल, बट हम वहाँ पर जो है वो सबको नहीं बदल सकते हैं, सबका माइंडसेट नहीं बदल सकते हैं। बट अगर हम खुद को बदल करके कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो हो सकता है कि हमें देख करके, यानी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हम। तो हमें देख करके बाकी लोग तब बदलना शुरू हो भी सकते हैं। तो ये था आज का कोट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारे पास आज का पहला MCQ है कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व। तो हम इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है 15 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 21 जुलाई। नेक्स्ट सवाल है कि विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द भारत रंग महोत्सव 2022। तो भारत रंग महोत्सव कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये हमारा सवाल है। हमारे पास ऑप्शन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ललित कला अकेडमी, नीति आयोग या फिर साहित्य अकेडमी। तो इसका आंसर भी आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। What is the name of submarine which was recently decommissioned from Indian Navy। तो कल ही हमने ये आर्टिकल जो है वो कवर किया था। आई होप आपको इसका आंसर जो है वो आता होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है INS सिंधुध्वज, INS राजपूत, INS रंजीत, INS निशंक। तो इसका जो है वो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ में आपको जो भी मैंने यहाँ पर MCQs डिस्कस किए हैं, इनका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या है, द आउटरीच ओवर द न्यू एम्बलम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो है वो नया एम्बलम जो है वो लगा दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये जो है वो एम्बलम लगाया गया है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सेंट्रल विस्टा के शिखर पर भारत की समृद्ध विरासत और गौरव के प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा में जो है वो इसको लगाया गया है। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है और इसका वेट कितना है, तो 9500 kg इसका वेट है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये न्यूज़ में क्यों है और क्या इसके ऊपर जो आउटरीच है वो चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट लुक है नेशनल एम्बलम की, वो पार्लियामेंट हाउस में जो है वो बता दी गई है, पर उससे जो है वो बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल है, हमारे पास जो ओरिजिनल हमारा नेशनल एम्बलम है, उससे ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है, उससे बड़ा अलग सा ये जो है वो इसे बनाया गया है यहाँ पर। तो बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री जो है वो इसमें दिखाया गया, बहुत ही फेरोशियस जो है वो दिखाया गया। तो यहाँ पर जो है वो इसको एंग्री दिखाने का जो है वो एक मोटिव जो है वो गवर्नमेंट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। और कांग्रेस ने इसको क्या बोला है कि इसको डेविएशन बोला है, कि डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल, उससे थोड़ा अलग है। और एशियाटिक लॉयंस की बात करें तो 4 एशियाटिक लॉयंस जो है वो इस पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ नेशनल एम्बलम, विद 3 लॉयंस बीइंग विजिबल विद अ नेक्ड आई एंड 1 जो है वो 4th जो है वो हिडन रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था, ये सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका से लिया गया था। ठीक है, द 7 feet टॉल स्कल्पचर रिप्रेजेंट करेज, करेज बताता है, पावर को बताता है, और प्राइड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लॉयंस है
इन द लेटेस्ट रेप्लिका में एलिज लुक टू एग्रेसिव। तो यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है, और जो है वो ये जो भी सैंडल विस्टा में जो इसको लगाया गया है ये बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव लग रहा है। तो इसके बारे में बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट लुक है वो जारी किया गया 6.5 मीटर ब्रॉन्ज एम्बलम जो है इसे डिज़ाइन किसने किया है, तो यहाँ पर दो पर्सनैलिटी के नाम है, एक है आपके सुनील दियोर और एक है आपके रोमिल मोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो इसको बनाने में बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया है लोगों को, ये चीज़ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका जो डिपिक्शन है बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। ठीक है, द ऑपोजिशन कटिंग अक्रॉस पार्टी रैंक्स फाउंड द लॉइंस ऑन द न्यू 9500 kg एम्बलम एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री है, और इसके जो फैंग्स हैं वो विजिबल है। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके फैंग्स जो है वो विजिबल हैं, और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री जो है वो इसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसे डेविएशन बताया कि जो ओरिजिनल से ये थोड़ा सा डेविएट करके दिखाया गया है। न्यू एम्बलम जो है इसके टॉप पर सेंट्रल फोयर ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग विच गवर्नमेंट एस्टिमेट्स विल बी रेडी टाइम द विंटर सेशन। तो आपको पता है कि इस साल के विंटर सेशन में हमारी जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है वो बन करके तैयार हो जाएगी। इसके साथ में इसके ऊपर जो है वो एक एडिटोरियल भी था। ये तो हमने कुछ डिस्कस किया है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम कुछ एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि हिस्ट्री बिहाइंड द नेशनल एम्बलम जो है वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4 एशर्टिक लॉइन जो है वो पार्ट है हमारे नेशनल एम्बलम का, 3 लॉइन जो है वो हमें विजिबल है, नेक डाइस है, और एक जो है वो जर्नल व्यू से हिडन रहता है, यानी 4 जो है वो उसके पीछे रहता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो है वो सारनाथ कैपिटल हमने मॉडर्न एम्परर अशोका से लिया हुआ है। बोला कि ये जो 7 फीट टॉल स्कल्पचर है इसको पॉलिश किया गया है सैंडस्टोन से, पॉलिश सैंडस्टोन है ये, एंड रिप्रेजेंट ये करेज, पावर और प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। 250 BC में जो है वो इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि हम गौतम बुद्धा के फर्स्ट सरमन को जो है वो कमेमोरेट कर सके। किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। ठीक है, तो बोलते हैं कि वेयर ही सेट टू शेयर द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ लाइफ, तो उन्होंने जीवन के जो है वो 4 सत्य कहे थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है वो बुद्धा का जो है वो 4 नोबल ट्रुथ्स जो है वो क्या है। 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो ज़रूर दीजिए। बोलते हैं इट वॉज माउंटेड ऑन अ बेस ऑफ फ्रीज ऑफ स्मॉलर स्कल्पचर्स एंड इंक्लूडिंग अ हॉर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉर्सेस भी हैं इसमें। अंडर फायर एंड न्यू रेप्लिका ऑफ इट्स सपोजली रिजेंबलिंग दैट ऑफ अ डॉग, कि उसको भी ये डॉग की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ नहीं है, मतलब हॉर्स नहीं, वो डॉग लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ठीक, तो उसके बारे में बात जो है वो की जाती है। अब और एक लॉइन है और बुल और एक एलिफेंट जो है वो मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो है वो इमेज तो क्लियर नहीं है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो इसका दिखा देती हूँ। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हॉर्स आ गया आपका, बुल आ गया, ठीक है, लॉइन भी आएगा, तो वो उस तरह से जो है वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बोला कि 4 एनिमल्स आर सेट टू बी गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शंस। तो 4 डायरेक्शन पता है, नॉर्थ को बताते हैं, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को जो है वो ये बताते हैं। कौन से 4 एनिमल्स हैं आपको याद रखना है? हॉर्स है, लॉइन है, बुल है एंड एलिफेंट है। ठीक है, तो आपने इसको एक तरह से, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर ही कर रहे हैं, तो आप इसको GS1 से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये मेंस में आंसर राइटिंग में भी आपका जो है वो बन सकता है। तो बोल रहे हैं कि दे आर सेपरेटेड बाय अ व्हील। तो बीच में एक व्हील है जिससे वो सेपरेट किए गए हैं, जो कि धर्म चक्र बताता है बुद्धिज्म का। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो उसको यहाँ पर बताता है, यानी बुद्धा के सरमन को बताता है, यानी उन्होंने जो पहला सरमन जो है वो प्रीच किया था। ठीक है, तो 4 साइड्स में जो है वो ये धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ईच चक्र और व्हील हैज़ 24 स्पोक्स। तो उसमें क्या है, 24 जो है वो स्पोक्स है, और यही जो है वो अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में भी है ना। चलिए इसी बात पर आप मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए कि नेशनल फ्लैग को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी इस नेशनल फ्लैग को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था। अब बोल रहे कि दिस अबैकस वॉज माउंटेड ऑन एन इन्वर्टेड लोटस विच इज़ अ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। आप देख सकते हैं कि जो आपका नेशनल एम्बलम है वो रियलिटी में आपका इन्वर्टेड लोटस, यानी इस तरह से आपको ये दिखाया जाता है।
ये इन्वर्टेड लोटस के ऊपर आपको दिखेगा ये अबैकस, यहाँ पर अबैकस होगा जिसमें धर्म चक्र परिवर्तन यानी अशोक चक्र होगा बीच में, यहाँ आपका हॉर्स है, यहाँ आपका लॉयन है, और ये जो है वो उल्टी इमेज की तरह आपको दिखता है। इस तरह से ये उल्टा आपको जो है वो लोटस यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी बुद्धिज़्म का सिंबल है। बोले चाइनीज़ ट्रैवलर हेन सांग जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सब के बारे में जो है वो अपनी राइटिंग्स में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ें हमें बताई थी। बोले कि लार्ज स्केल मैसेकर जो है वो बैटल ऑफ कलिंगा में जो हुई थी, कब हुई थी बैटल ऑफ कलिंगा? 261 BC में हुई थी। ठीक है, ये कलिंगा कहाँ है? ये उड़ीसा वाले एरिया में है। यहाँ जैसे आपको पता है कि ये आपका आ गया, तो इस साइड वाले एरिया में आपको कलिंगा दिखेंगे। तो कलिंगा वॉर जब हुई थी, अशोका ने उसमें जो है वो इसी वॉर को जीत लिया, और इतने ज़्यादा नरसंहार को देख करके अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया एंड ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म। तो उसके बाद में इन्होंने अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, यानी नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और ये एक बुद्धिस्ट सेंट बन गए थे। तो बोला कि उन्होंने यहाँ से डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो प्रोपिगेट करेंगे बुद्धिज़्म के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अपनी पूरे एम्पायर में, मेजर और माइनर एडिक्ट्स के द्वारा। तो अशोका ने यहाँ पर बहुत से एडिक्ट्स जो है वो बनवाए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एम्ब्रेस द सारनाथ, व्हाई डिड, उन्होंने क्यों यहाँ पर सारनाथ पिलर को ही नेशनल एम्बलम बनाया। तो इम्पॉर्टेंट है, अब बोले कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया कि सारनाथ पिलर हमारा नेशनल एम्बलम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फील किया गया कि यहाँ पर जो पावर, करेज और कॉन्फिडेंस और फ्री नेशन को जो है वो ये सब चीज़ों को बता रहा है, उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो एम्बलम जो है वो 2 डायमेंशनल स्कल्पचर जो है वो यहाँ पर डिपिक्ट करता है, वर्ड सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, यानी कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है, उसके नीचे जो है वो लिखा हुआ है। तो बोला है कि टेकन फ्रॉम द मंडूका उपनिषद, तो ये मंडूका उपनिषद से लिया गया है, और ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अब बोले कि 26 जनवरी 1950 को लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ को ऑफिशियली जो है वो नेशनल एम्बलम घोषित कर दिया गया। तो 26 जनवरी को हमने जो है वो 1950 यानी पहले गणतंत्र दिवस के साथ में ही हमने इसको जो है वो मना लिया। ठीक है, तो बोला है कि द एम्बलम रिप्रेजेंट्स, ये क्या करता है, द सील ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड 5 स्टूडेंट्स ऑफ रिनोन्ड आर्टिस्ट, जो है कौन कौन, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो नंदलाल बोस हो गए, इन्होंने एम्बलम को क्रिएट किया, और इनके साथ में ना 5 स्टूडेंट थे टोटल। तो एक तो आपके नंदलाल बोस आ गए, एक थे आपके जगदीश मित्तल, एक थे आपके कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत, उसके साथ में थे गौरी भांजा, और साथ में दीनानाथ भार्गव। ठीक है, दीनानाथ भार्गव। तो ये 5 थे जिन्होंने जो है वो यहाँ पर इनको क्रिएट किया था, ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। तो इनको जो है वो एडवाइस किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा कि आप कोलकाता जू में विजिट कीजिए और आप लॉयंस को क्लोजली वहाँ पर देखिए। तो उन्होंने लॉयंस को देख करके उनके एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को यहाँ पर जो है वो ड्रॉ किया। मतलब ये सब चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी चाहिए कि ये जो है वो प्रत्यक्ष उन्होंने तस्वीरें नहीं देखी। ठीक है, तो ही इज़ सेड टू हैव ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर्स टू ऑब्जर्व द लॉयन फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स। तो उसको देखने के लिए जो है वो ये 200 किलोमीटर तक गए थे। तो बोले कि इंसिडेंटली भार्गव जो है उन्होंने भी डिज़ाइन किए 30 पेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है लेटेस्ट रेप्लिका के ऊपर, तो यहाँ पर जो द्योर और मर्सिस ने ये जो रेप्लिका बनाया है, ये बोलते हैं कि ये 6500 kgs का है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा विच अमाउंट टू टेम्परिंग विद द ओरिजिनल हरी टू मीट द डेडलाइन ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, की डेडलाइन को मीट करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया हमें ये प्रोजेक्ट लग रहा है। तो बोले ये जो कॉन्सेप्ट है, स्केच एंड प्रोटेस्ट द कास्टिंग ऑफ द नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैव गॉन थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। पहले इन्होंने क्ले मॉडलिंग की, तो मतलब क्ले से बनाया, फिर उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स किए, ब्रॉन्ज के ऊपर कास्ट किए, उसे पॉलिश किया, और फिर ये यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो निकल के आता बोले कि 26 जनवरी 1950 को जो लॉ एंड कैपिटल अशोका की है ऑफिशियली बिकेम द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एंड द पिलर एप्टिमोज द पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द फ्री नेशन। कि उन सब चीज़ों को ये जो है वो यहाँ पर बताता है। अब बोले कि ये कहीं ना कहीं फेल हो गया है, मतलब इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो इसका हो रहा है। एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है वो क्या बोला है इसको, कि सेट टू कम्प्लीटली चेंज द कैरेक्टर ऑफ द नेशन ऑफ द लॉयंस अशोका पिलर एट सारनाथ।
बट नथिंग ब्रेजन इंसल्ट इन द नेशनल सिंबल, उसका भी इंसल्ट किया है आपने। उसके अलावा अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रही है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके बोला हुआ है कि ये क्या है, ओरिजिनल एम्बलम जो है वो उसके माइल्ड एक्सप्रेशन थे, बट दोज बिल्ड ड्यूरिंग अमृतकाल शो अ मैन ईटर टेंडेंसी, उसको बताता है ये टू कंज्यूम एवरीथिंग इन द कंट्री, कि खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे तृणमूल कांग्रेस एमपी ने भी क्वेश्चन किया है कि पूरा ये जो प्रोसेस है, उसने बोला है कि वी सीक टू नो द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द आर्टिस्ट, कि आपने किस तरह से आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया है और उनके बारे में ब्रीफ जो है वो सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी उनके सिवा। अब इसके ऊपर कॉस्ट कितना लगा है, तो 975 करोड़ रुपए का इसके ऊपर करंटली हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, इतना कॉस्ट जो है वो लगा। ओरिजिनल एस्टिमेटेड इतना और करंटली एस्टिमेट लगा रहे हैं तो 1200 करोड़ तक का ये कॉस्ट जो है वो जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये जो प्रपोजल है टू इंस्टॉल दिस स्कल्पचर रिसीव सैंक्शंस फ्रॉम दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, इन्होंने जो है वो इसको जो है वो सैंक्शन दिया था, एंड द हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी मैंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर 6 जनवरी 2021 कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन रही है उसके रिगार्डिंग ये सब चीज़ें निकल के आ रही थी, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो बोले कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर 1.6 मीटर टॉल था और अभी 6.5 मीटर हाई इसको कर दिया है, ठीक है। ओरिजिनल रॉयल कैपिटल जो है वो ग्राउंड लेवल पर थी, वाइल लेटेस्ट जो है वो डिपेक्ट करता है 33 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा है। तो बीजेपी को जो है वो यहाँ पर एलीज कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें जो है वो पॉलिटिकली ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर देते हैं चीज़ों को, तो आपने उन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि इसके ऊपर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं और इसके ऊपर कितना कॉस्ट आया है, किसने यहाँ पर जो स्कल्पचर रिसीव सैंक्शन किसने किया था, इसको किसने प्रपोजल को इंस्टॉल करने का सैंक्शन दिया, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने दिया, ठीक है। और वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी कि कितनी हाइट है, ओरिजिनल से कितना ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा फेरोशियस लगता है क्योंकि उसके फैंग्स जो है वो विजिबल है, अलग अलग चीज़ का अलग अलग मीनिंग है, वो सब आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब बोले कि टनल विजन ऑफ एंडेंजरिंग इंडियाज हिस्ट्री, तो ये भी आर्टिकल इसी से रिलेटेड था, तो मैंने जो है वो साथ में इसको कर दिया। तो बोले कि यहाँ पर प्लान कर रहे हैं हम रिवीजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट इज रूइनस, यानी कि इसके सैंक्शन 20 को दोबारा से जो है वो देखने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अनवील हुआ है ब्रॉन्ज स्टैचू, जो भी नेशनल एम्बलम हमारा निकला, उसके बारे में गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, जैसे कि वो थोड़ा सा एंग्री दिखता है और वो सब चीज़ें आपके निकल के आई हैं। तो बोला ये कहाँ से लिया था, अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है इसके बारे में। तो अगर आपको जो है वो PDF चाहिए तो आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश GK के नाम से आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। साथ में अगर आप अपवर्ड स्टडी करके भी सर्च करते हैं तब भी आपको मिल सकता है, और वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर PDF शेयर करती हूँ, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अगर हम करंट लॉ देखें तो सेक्शन 20 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स जो एक्ट है, कब का है ये, 1958 का। इसको अमेंड किया गया था 2010 में, जिसमें प्रोहिबिट किया गया था कि आपने कंस्ट्रक्ट नहीं करना है विद इन 100 मीटर ऑफ रेडियस, यानी कि यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके 100 मीटर तक आपने कुछ भी और नई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है, ठीक है। ASI ने यहाँ पर ये क्यों बोला, ताकि हम मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं तो पोल्यूशन की वजह से इन एरियाज़ में या इन बिल्डिंग्स को ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इस करके ये जो है वो रेगुलेशन लेकर के आए थे। अभी बोल रहे हैं कि जो एक्सपर्ट की कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हमने जो है वो प्रोहिबिशन करना है, मतलब प्रोहिबिट एंड रेगुलेटेड एरियाज अराउंड ईच मॉन्यूमेंट एंड एक्टिविटीज़ परमिटेड हियर इन, तो किस किस को परमिशन देनी किसको नहीं देनी, वो सब चीज़ें जो है वो एक्सपर्ट पैनल जो है या फिर कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। तो ASI की बात करें, ये लगभग 3000 से भी ज़्यादा, लगभग आप समझ सकते हैं कि 4000 तक जो है ये क्या करता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स को देखता है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ईच मॉन्यूमेंट्स वाज इंटीग्रली कनेक्टेड टू लैंडस्केप अराउंड इट, कि अपने लैंडस्केप से ही जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे रॉक कट सेंचुरीज़ हैं आपकी बराबर बिहार में देखने को मिलेगी, अजंता महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, मसरूर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, या आपकी गुट्टुमपल्ली आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो ये फिजिकल कनेक्टेड है। आउटक्रॉप्स ऑफ द कैनन्स, कैनन्स क्या होते हैं आपके डीप वैली विद स्टीप साइड्स, ठीक है। इस तरह से ये गहरी खाई में जो है वो वैलीज के साथ में ये कनेक्टेड है। तो बोला है कि जो पट्टकल्स टेम्पल्स हैं कर्नाटका के, सिम्बॉलिकली ये लिंक्ड है किससे, मालप्रभा नदी से, दैट फ्लोड पास देम, एंड विरंगम्स मंसूर जो मनसर तल्लव गुजरात में है, वाज
काउंटर पीस ऑफ द लैंडस्केप कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरलॉकिंग पॉइंट्स के इंटरलॉकिंग पॉइंट से वो वहाँ पर जो है वो एक तरह से कनेक्टेड है, इससे है, ठीक है। वैसे आपका स्लीस गेट्स जो है, डिसेंडिंग वॉल्स, इरिगेशन कैनाल्स एंड फार्मलैंड्स जो है वो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। अब लखनऊ के इमामबाड़ा जो है वो आपके टाइड है किसे, मार्केट्स एंड पैलेसेस हो गए आपके, या प्रोसेशनल रोड्स हो गए एंड गार्डन्स हो गए, उनसे कनेक्टेड आपको देखने को मिलते हैं। 1857 के बाद की बात करें तो 1857 में आपको पता है कि रिवॉल्ट हुआ, और जो भी इंडिया में किले वगैरह थे उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा उनको इंडियंस के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर रीऑर्गेनाइज सिटीज़ एंड वाइडनिंग स्ट्रीट्स एंड डिमोलिश, उन्होंने जो भी ड्वेलिंग्स वगैरह थी उनको डिमोलिश किया कि यहाँ पर दोबारा ऐसा अटैक नहीं हो पाए, क्योंकि किले जो है वो बहुत हेल्प किए थे लोगों को। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको डिमोलिश करने का काम किया था, एंड मैजेस्टिक ओल्डर बिल्डिंग्स एंड सो दैट दे कुड प्रॉपरली सर्वे द पॉपुलेंस, उसको भी ये सर्वे भी अच्छे से कर सके, उसलिए भी ये सब चीज़ें इन्होंने की थी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस एफर्ट में जो रिपोजिशन आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स ऑफ इंडियाज पास्ट एंड ब्रिटिश पार्ट में colonial administration placed select buildings on cushions of एम्ब्रॉयड ग्लासेस। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने बाद में रिपोजिशन करने की भी कोशिश की चीज़ों को, जो आर्किटेक्चरल हमारे पास फ्रेगमेंट्स बचे हुए थे उसको जो है वो देखने के बाद में सहेज के रखने की भी कोशिश की, वो सब चीज़ों को भी देखा गया। अब बोले कि इन्होंने डिसमेंटल किया था, बहुत सी चीज़ों को रिमूव किए थे, हमारे एडिफाइस स्कल्पचर्स को भी रिमूव किया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ों ने इन्होंने अपने हिसाब से सब चीज़ें जो है वो की थी। अब बोले कि अगर हम 75 साल से देखें तो ASI जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है साइट्स को अपनी डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंगली। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं, जैसे पुराना किला है एंड द आइकॉनिक बिल्डिंग्स क्विकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंपोजिट्स फॉर 10,000 ऑफ इंडिविजुअल्स आर अराइविंग फ्रॉम द न्यूली फॉर्म पाकिस्तान। आपको पता है कि वहाँ से जो है वो चीज़ें इस तरह से हुई थी, ट्रांसफ़र हुई थी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको देखने मिली। अब उन्हें कि ये जो रिफ्यूजीज़ हैं यहाँ पर रीसेटल हो गए एंड नेबरहुड्स में, एंड सिटीज़ एंड द ग्राउंड्स इमर्ज इन द पब्लिक स्पेसेस फॉर एक्सरसाइज एंड प्रेयर मीटिंग वगैरह, आपके प्रोटेस्ट वगैरह, वो सब चीज़ें आपकी साथ साथ में चलती थी। अब बोला कि इससे प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम धीरे धीरे करते रहे हैं, एंड कंक्रीट जंगल, द ग्रीन एजेस एंड द डेली प्रोटेक्टेड द मॉन्यूमेंट्स वी कम हेवंस ऑफ द हाँ। तो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह, मैमल्स वगैरह, या होर्स एंड रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस वगैरह देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम 100 मीटर्स से कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा करके जंगल एरिया जो है वो लग जाता है और ये ऐसे जानवरों का घर बन जाता है। तो वैसे भी वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बोल रहे हैं कि एंडेंजरिंग एंड कॉमन्स, मतलब बहुत ज़्यादा इनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम ये देखें कि मॉन्यूमेंट्स के आसपास हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह बना देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा, क्योंकि लोगों की आवाजाही होगी, वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हेल्प कर सकता है। वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें सब चीज़ों को, हमें प्रिजर्वेशन को भी देखना होगा, साथ साथ में हमें जो है वो यहाँ पर सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलना होगा कि उसकी जो सब चीज़ें कि आर्टिफैक्ट्स जो है वो बड़ी ज़्यादा मिट्टी की परतों के पीछे छुप गए हैं, तो हमें उनको भी निकालना होगा ताकि उनको सहेज करके रखना है कि वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आपका ये पूरा आर्टिकल था। बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके जो DG हैं वो कौन है? वी विद्यावथी, ये IS है, ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। फाउंड कब किया गया था? 1861 में किया गया था। हेडक्वार्टर आपको तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इसके एब्रीविएशन ASI है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चाइना स्टेप अप LAC एयर ड्रिल्स एज स्टॉक स्टॉल, मतलब कि हम जो है वो जाने के साथ जैसे ही बातचीत कर रहे हैं उसी की तरह से इन्होंने जो है वो आगे की ओर LAC पर अपना जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। तो बोले कि 16 राउंड टॉक्स जो है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में चली हुई हैं, पर फिर भी ये सब चीज़ें आपकी चाइना जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है LAC के अराउंड। तो बोले कि चाइना ने जो है वो ट्यूसडे को डिफेंड किया एंड इट स्टेप्ड अप द मिलिट्री एक्टिविटी नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके पास में ये आ गए हैं। एंड चाइनीज़ एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली यहाँ से फ्लाई करके जो है वो जा रहे हैं। तो
ये जो है वो चीज़ निकल के आ रही है, पर इंडिया ने भी जो है वो बदले में यहाँ पर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, मतलब इंडिया ने भी जो है वो सेम चीज़ें जो है वो इंडिया कर रहा है। तो बोला कि आफ्टर चाइनीज एयरक्राफ्ट फ्लू क्लोज टू द कॉन्टेस्ट एरियाज अलोंग LAC, इंडिया ने भी अपने एयरक्राफ्ट को रिस्पॉन्स में जो है वो रेस किया एंड मैटर ऑफ चाइनीज साइड अकॉर्ड्स टू द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के अनुसार जो है वो ये चीज़ हमें पता चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आया। बोला कि रिलक्टेंट द डिस्कशन, तो बोला कि 16th राउंड टॉक्स बिटवीन द मिलिट्री कमांडर्स, इनके बीच में चल रहा है, पर फिर भी यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट के पास में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो बोले कि पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग चाइना हैज़ ऑल्सो बीन रिलक्टेंट टू इवन डिस्कस द 2 अदर रिमेनिंग डिस्प्यूट्स, डेमचौक एंड आपका डेप्सांग, वाइल इंडिया हैज़ मेड क्लियर द स्टैंड ऑफ द डिसेंगमेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन एरियाज़ की। यहाँ पर आपको पता है कि चाइना के साथ में हमारा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला रहता है, इसमें से आपका डेप्सांग और आपका जो डेमचौक वाले एरियाज़ हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो इन एरियाज़ पर जो है वो चाइना अपना एग्रेशन कर रहा है। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर इन्होंने पैंगोंग सो आपकी जो लेक है उसके पास में सब चीज़ें की थी, तो वैसे यहाँ पर जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो चाइना की यही पॉलिसी है कि जो है वो ये इस तरह के एग्रेशन जो है वो टाइम वाइज दिखाता रहता है टू सी द रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड रिएक्शन देखने के लिए चाइना ऐसी हरकतें धीरे धीरे करता रहता है। तो वो सब चीज़ें आपकी चली रहती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। अब बोले कि सेपरेटली जो हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट किया ट्यूसडे पे कि PLA हैड कैरिड आउट द टेस्ट of its new rocket launch system within the precision of the capability and the PSL-191 system at high altitude areas aimed to deploying around the India border। तो इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ में ये चीज़ें जो है वो लगा रहे हैं, आर्टिलरी बैरेज क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इंडिया भी इसमें पीछे नहीं रहेगा, इंडिया भी सेम चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो इनका जो एम है, ये जो इन्होंने यहाँ पर ये आपका ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया है, इनका ऐप क्या कि फ्रॉम द कोस्ट ऑफ हिमालयस एंड टेक चैलेंज लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद इंडिया ओवर द ताइवान कंटिजेंसी एंड मिलिट्री कमांडर जोकपिंग टोल्ड द पोस्ट। उन्होंने बताया कि ये किस तरह से चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, की पार्टी के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। अगर अभी आपने देखा कि यूके के MPs ने जो जिस तरह से रिज़ाइन किया और वो बोरिस जॉनसन को जो है वो यहाँ पर छोड़नी पड़ी अपनी पोस्ट, तो उन्होंने दबाव डाला। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बोरिस जॉनसन जो लीडर हैं ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के, उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो हटना पड़ा अपनी पोस्ट से पीछे से, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि इनकी पार्टी में या यूके में जो है वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे से है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी मीन्स कि कोई पार्टी मेंबर है, आप देखिए कि मेन बात है कि पार्टी मेंबर है, अब अगर उसका अपनी पार्टी से डिफरेंट मत है, अपनी पार्टी से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके ऊपर बात करें कि वो जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चलता है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे से मतलब कि अगर आप जो है वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन माना जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा आर्टिकल है। तो बोले कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स एंड व्हाट द इंस्ट्रक्टिव अबाउट द होल प्रोसेस, हाउएवर हाउ मच द पावर ऑर्डिनरी MPs एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैव टू मेंटेन एंड कॉन्फिडेंस, मतलब कि वो सब चीज़ें आपकी चलती हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में कितना टाइम तक वो जो है वो चलेगा। तो बोला इट डज नॉट मैटर दैट ही मे हैव लेड हिज पार्टी to a historic mandate, Mr. Johnson did, reminding us in resignation speech that he delivered the largest majority of party since 1987। तो उसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पार्टी थी 1987 से। अगर हम देखें तो मेजॉरिटी पार्टी होने के बावजूद जो है वो उसे रिज़ाइन करना पड़ा, और यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी निकल के आई। तो उसके बारे में यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि उसमें इनर पार्टी किस तरह से जो है वो काम कर सकती है। वहाँ पर वो फ्री है कहीं ना कहीं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए, कि वो दबाव में नहीं है। तो वो सब चीज़ें निकल के आएंगी। उसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने जो स्पीच दिया कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी ये पोस्ट है जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वर्ल्ड का सबसे अच्छा काम है, तो वो सब चीज़ें निकल। अब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनके पास में रहती है। जो भी उनके MPs हैं उनकी सबकी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में रहती है। तो हुज एबिलिटी टू इवन डाइवर्ट स्लाइटली फ्रॉम द ऑफिशियल गवर्नमेंट, की वो उससे ज़रा भी उसकी पॉलिसी मैटर से ज़रा भी हट के हो ही नहीं सकते हैं, उसको हम एंटी डिफेक्शन मान लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो स्ट्रेंथन करती है इंडिया के यूनिक एंटी डिफेक्शन सेटअप को, कि उनके पास में वो अपनी पार्टी के मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लगा सकते हैं जब उनको लगे कि वो खिलाफ जा रहा है। तो ये जो है वो यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये क्या किस तरह से है, ये आपका कहीं ना कहीं जो है वो अलग चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। तो वो है बोला कि दिस रिड्यूसेस देम टू चीयर लीडर्स एंड
माउथ पीसेस फॉर whoever happens in the lead in the party that time, कि सब चीज़ों के लिए वो खुद में मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी इनके पास में चली जाती है। तो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो है वो अलाउ करता है वोटर्स टू बी हर्ड वंस एवरी 5 years, कि हर साल जो है वो 5 साल के बाद जो है वो हम वोट दे करके अपनी पार्टी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बोले इंडिया को अभी सीरियसली कंसीडर करना होगा, एम्पावर करना होगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास होते हैं उनको हमें देखना होगा, और पार्टी लीडरशिप जो भी एमपीज़ की है उन सबको हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ये सब के बारे में यहाँ पर बोल रहे। तो नीदर एमपीज एंड यूके स्टैंड अ रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे स्पीक अगेंस्ट द लीडर। तो यहाँ पर जो है वो भी ज़्यादा रिस्क लेते नहीं है, पर प्रोएक्चुअल इन इंडिया थ्रू आउट द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड दीज फैक्टर्स ऑफ द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ऑफ द इंडिया। तो उसके बारे में बात करें। अब बोले कि नीड टू एन एग्जाम्शन, कि हमें यहाँ पर एग्जाम्शन की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं 1922 की एक कमेटी जो है वो सेट हुई थी, तो बोले उसमें जो है वो एक बेंचमार्क ऑफ एमपीज लुक्स आउट ऑफ देयर in their interest and express that they have no confidence in their leader। उन्होंने ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई थी 1922 में कि हमें अपने लीडर के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बोला कि अगर न्यूमरल ऑफ परसेंटेज ऑफ 15% ऑफ द पार्टी एमपीज अगर यहाँ पर यूके में ये शो करते हैं, उसको ब्रीच करते हैं कि हमें यहाँ पर उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लीडर को अपने वोट जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे, यानी ट्रिगर करना पड़ेगा विद द पार्टी लीडर फोर्स टू सीक द फ्रेश मैंडेट, कि दोबारा से उसे लेकर के आना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो उसके बाद में डाली गई। पर इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में इसे एंटी डिफेक्शन मान लेते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूके ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर टेम्परेचर, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यूरोप ने जो है वो डेडली हीट वेव्स देखने को मिल रही है, वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही है। फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, पोर्चुगल, स्पेन, यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। चलिए जान लेते हैं कि हीट वेव क्या होती है और हीट वेव को हम जो है वो बीट कैसे कर सकते हैं। तो हीट वेव कैसे होती है, क्योंकि ये है आपका जो ट्रैप्ड एयर का जो है वो यहाँ पर रिजल्ट है, टोटली जो एयर ट्रैप हो जाती है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है वो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, यानी एयर पूरा ट्रैप हो जाएगी और उसके कारण हमें हीट वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इससे बीट कैसे करें, इससे डील कैसे करें। तो डील करना बहुत ही सिंपल है। बेसिकली हीट वेव होती कब है, जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एंड वेट एट कॉम्बिनेशन ऑफ द हीट वेव ह्यूमिडिटी कॉजेज द बिकम ऑप्रेसिव, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप देखिए कि मेन क्या चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कौन ज़्यादा होगा, या तो ओल्डर एडल्ट होंगे, बच्चे होंगे, या आउटसाइड वर्कर्स इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं, हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, आजकल आपको पता है पोल्यूशन कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस सब का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं इसको अवॉइड कैसे करना है। तो एक तो आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी बढ़िया से पीजिए। ठीक है, आप एयर कंडीशनड एरिया में या ठंडे एरियाज़ में रहिए, आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए। तो वो सब चीज़ तरीके हैं हीट वेव से जूझने की। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब बात करते हैं कि यूके का जो टेम्परेचर है वो वार्मेस्ट देखने को मिला हमें 40.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये सब देखें। अब ब्रिटेन की बात करें कि प्रीवियस टेम्परेचर जो मैक्सिमम रहा था वो 38.7 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रहा था। तो ये बोला कैम्ब्रिज इन ईस्टर्न इंग्लैंड इन 2019 की बात है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ये रहा था लास्ट टाइम, और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कितना ज़्यादा 40.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। फ्रांस की बात करें तो 64 डिफरेंट एरियाज़ में रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट टेम्परेचर एवर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम जो है वो वेस्टर्न अटलांटिक देखने को मिल रहे हैं। 40 डिग्री से भी ऊपर ये टेम्परेचर जो है वो यहाँ का जा चुका है। ठीक है, अगर हम हीट वेव को देखें तो ये सेकेंड एनगल्फ पार्ट्स ऑफ यूरोप in recent weeks has contributed the deadly wildfires in France, Greece, Portugal, Spain, और डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने बहुत से लैंड को। तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपको पता है कि कल भी एक न्यूज़ आया था जिसमें कि फॉरेस्ट फायर जो यूरोप में जो है वो लग रहा है। अगर स्पेन की बात करें तो नियरली 10 days into the latest heat wave, more than dozen fires continue to rage on Tuesday। तो यहाँ पर जो है वो निकल के आई हैं, अभी भी जो है वो फायर्स जो है वो लग रही हैं, वो सब चीज़ें आपके निकल के आ रही हैं। तो बहुत से लोग जो है वो उसकी वजह से मर गए। ठीक है, और वो सब चीज़ें, और हीट स्ट्रोक से भी मैड्रिड में जो है वो 50 लोग जो है वो इससे वो जो है वो मर चुके हैं। पोर्चुगल की बात करें तो 14 से भी ऊपर फायर फाइटर्स वर फाइटिंग फायर्स एंड
सेंट्रल नदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपाइज क्लियर ड्रॉप इन द टेम्परेचर इन रिसेंट डेज, कि बहुत ज़्यादा जो है वो फायर्स वगैरह देखने को मिल रही है, उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एंड 70s के जो भी कपल है वो उनकी डेथ हो रही है, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देख लेना है। बोला कि 1.6 लाख इंडियंस जो है वो उन्होंने अपनी लास्ट ईयर सिटीजनशिप को छोड़ा है। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो कि यूके की यूएसए की सिटीजनशिप ले रहे हैं। कितने 78,000 इंडियन है यूएसए की सिटीजनशिप ली है, जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि 362 इंडियंस हैं जिन्होंने चाइना की भी जो है वो यहाँ पर सिटीजनशिप ली है। तो यहाँ पर जो है वो सिटीजनशिप अलग अलग कंट्रीज़ की ले रहे हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट प्लान टू एक्सटेंड मिशन बुनियाद। तो मिशन बुनियाद जो है वो ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसमें कि लॉकडाउन के चलते जो गैप आ गया था बच्चों की स्टडी का, उसको या कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के में जो गैप आया है उसको फिल करने के लिए ये मिशन बुनियाद जो है वो चलाया गया। अभी इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने की बात जो है वो कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए मिशन बुनियाद किसका है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये आपका प्रोजेक्ट है। अब बोला कि न्यू लेजिस्लेशन दैट मिरर्स द ओल्ड, कि हमने एक नया यहाँ पर ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस के लिए या का कॉस्मेटिक बिल्स के लिए एक ऐसा यहाँ पर हम लेजिस्लेशन लेकर के आए हैं जो कि पुराने की तरह ही है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत हम जो है वो चलते हैं। तो बोले कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ओरिजिनल एक्ट ये बोलता था कि आप क्या करेंगे, आप अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जब इंडियन फार्मास्यूटिकल जो है वो इन्फेंसी में था, यानी नया नया बना था, तभी यहाँ पर ये एक्ट जो है वो निकल के आ गया था, ठीक है। तो इनका जो टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स था, ये जो है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो ओपन मार्केट में जाएंगे, वो खरीदेंगे और फिर वो उसको चेक करेंगे, कोई भी दवाई को खरीद लेंगे, कोई भी रैंडम दवाई को, और उसको चेक करेंगे और उसके अनुसार ही वो देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो ठीक से दवाई बनाई है या नहीं, या वो काम करेगी या नहीं, और वो उस हिसाब से चलती है। अब न्यू लेजिस्लेशन भी जो है वो इसी के लाइन्स पर ही बनाया गया। बोला 1988 में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इनकॉर्पोरेटेड द सिस्टम GMPs वाया रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट रादर देन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो ऐसे ही रूल्स बना देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये चलते हैं। और वो जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कोई काउंटर नहीं करता है उन सब चीज़ों को, कि ये तो तुक्का है कि आपका अगर आपको वो दवाई अच्छी ले ली आपने, सब चीज़ें ठीक थी तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी इसको चेक नहीं करेगा। बट यूएस में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो जैसे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, पर वो कहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, वो वहीं पर ही इंस्पेक्ट करेंगे। यूएसए में जब आपकी दवाई मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब मैन्युफैक्चर होगा वो तभी पर उसको जो है वो चेक भी कर लेंगे कि ये इसको मैंडेटरी है, मैंडेट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो न्यू बिल जो लेकर के आया उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें जो है वो ये आर्टिकल बता रहा है। तो बोला है कि अगर हम बात करें कि ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो सिंस 1947 हैज़ बीन अनइवन इन्फोर्समेंट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स इन इंडिया, कि बिल्कुल वैसे ही चलता आ रहा है, ठीक है। और यूएस की बात करें कि यहाँ पर सिंगल फेडरल एजेंसी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, यानी सिंगल फेडरल एजेंसी की बात करूँ तो कि वहाँ पर एक ही फेडरल एजेंसी जो है वो सब कुछ चेक कर लेगी, सब कुछ चीज़ें देख लेगी। पर हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में जो है वो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाए होते हैं उन्होंने, तो अपने अकॉर्डिंग जो थोड़ी लीनियंसी भी देती हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा बल्क में आपको फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देखने को मिलेगी। इसके लिए राइटर ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो है वो एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या बोलते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर बल्क फॉर्मेशन होती है, आपकी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स हॉलीडे एंड डू अ पुअर जॉब इन एनफोर्सिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, उसको ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते और ऐसे दवाइयाँ जो है वो बनाते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पूरी कंट्री में यहाँ से जो है वो दवाइयाँ जा रही हैं, और ये कॉम्पिटेंट है, ड्रग रेगुलेटर्स है मोर कॉम्पिटेंट, एंड सच एज तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात can do little stop on the flood of these substances, and it is the drug controller of Himachal Pradesh who can cancel manufacturing license of the facilities located in that state, की पूरी स्टेट का ही जो ड्रग कंट्रोलर होगा वही सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो वो सब चीज़ों के बारे में आया। बोला कि 2003 में कमेटी बिठाई गई, उसने रिकमेंड किया गया कि सेंट्रलाइज कर दो आप ड्रग की लाइसेंसिंग को, आपने क्यों स्टेट्स को दे करके रखा हुआ है सिस्टम, तो उसके ऊपर जो है वो कभी भी यहाँ पर बातचीत जो है वो नहीं हो पाई, यहाँ पर ये चीज़ निकल के आती है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या बताते हैं, ये बात करते हैं CDSCO की। ये CDSCO क्या है, ये सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है।
और ये पूरा का पूरा देखती है सब चीज़ों को, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को लाइसेंस वगैरह देने का काम करती है, पर स्टेट वाइज ये जो है वो चीज़ें होती है, तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपने जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेनी है। चलिए बात करते हैं आज के एमसीक्यूज़ के आंसर्स की, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे। तो हमारा पहला सवाल है कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 17 जुलाई को हम ये डे जो है वो मनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1998 से मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत रंग महोत्सव किस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो है वो इसको बनाया है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो ये 22वां भारत रंग महोत्सव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर कौन सी जो यहाँ पर हमने रिसेंटली सबमरीन को डीकमीशन किया है, तो इसका नाम है INS सिंधु ध्वज। तो सिंधु रेंज की मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बताया था, तो वहाँ से आपने देख लेना जो किलो क्लास के हमारे पास आते थे। ठीक है, तो 35 साल में सर्व करने के बाद में ये आपका क्या हो गया है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट द हिंदू का डिस्कशन। आप आई होप आपको सब आर्टिकल जो है वो समझ आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, साथ में मुझे सभी क्वेश्चंस के आप आंसर दिया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके अलावा मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर लेक्चर अच्छा होता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे क्या होता है मोटिवेशन जो है वो बना रहता है।